क्लास 12 वाले बच्चे के लिए फिजिक्स के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे। देखो ये फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा पार्ट है, 2 पार्ट बना चुका हूं जिसको आप लोगों ने बहुत ज्यादा स्नेह प्रेम दिया। क्लास 12 वाले बच्चे इन सारे 2500 प्रश्नों को पहले समझ लीजिए क्योंकि इसको विस्तार से समझाऊंगा जो अभी की अभी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। और बाद में इसको लिख कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स तैयार कर लेंगे। देखिए सबसे पहला प्रश्न है आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखो आवेश के पृष्ठ घनत्व का दूसरा नाम क्या जानते हैं? तलीय घनत्व भी है। पूछता भी है कि आवेश का तलीय घनत्व क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या होता है। तो यह देखिएगा आवेश के जो पृष्ठीय घनत्व होते हैं, चाहे तलीय घनत्व होते हैं, चाहे पृष्ठ घनत्व होते हैं, इनको कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कह सकते हैं प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होता है उसी को हम लोग पृष्ठीय घनत्व तलीय घनत्व कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक निकालेंगे तो आवेश का कूलम और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो बोले कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर है? ये एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर पलट कर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? तो आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल यानी कुल आवेश बटा क्षेत्रफल के बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न, पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक क्या है? तो देखिए पानी का सिर्फ प्रवैद्युतांक नहीं, पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक क्या होता है? तो 80 होता है। कितना होता है? 80। इसको याद रखिएगा। आप पानी का पीएच मान पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 7 बोलेंगे। पानी का पीएच मान 7 है, नल जल का पीएच मान 7। ये सब चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। देखो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जब आप धारिता पढ़ रहे थे तो उसी समय आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा थी वो प्राप्त किया गया जिसका नाम है 1/2 CV का स्क्वायर। क्लास 12 वाले बच्चे याद कर लीजिएगा, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो आवेशित चालक यानी कोई चालक है जिसको आवेश दिया गया है और उसकी ऊर्जा निकाल दी गई तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकल गया 1/2 CV का स्क्वायर। चौथा प्रश्न है चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं या वनली सिर्फ दिक्पात कोण कहिए, ठीक है ना। यानी चुंबकीय जो यामोत्तर है, जो भौगोलिक यामोत्तर है, ठीक है ना। चुंबकीय यामोत्तर देखिए यहाँ पर क्या भौगोलिक यामोत्तर छूट गया, यहाँ पर भौगोलिक और उसके बाद यामोत्तर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? तो यह देखिएगा चुंबकीय दिक्पात कहलाता है, चाहे चुंबकीय दिक्पात कोण कहलाता है या वनली सिर्फ दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन है और समझिएगा इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए और इसको आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक, अब 3 क्वेश्चन यहाँ से आता है। पूछेगा प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, पूछेगा स्व प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है, पूछेगा अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो तीनों का एक ही होता है हेनरी, जिसको कैपिटल H से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। पूछेगा प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक तो क्या बोलेंगे? हेनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? हेनरी बोलेंगे। बोलेगा स्व प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक हेनरी। पूछेगा आपका अन्योन्य प्रेरकत्व का ऐसे मात्रक तो भी जवाब क्या देंगे? हेनरी। अब छठा प्रश्न प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक। देखो सबसे पहली बात प्रतिबाधा और प्रतिरोध दोनों सेम होते हैं, तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, इसी कारण से प्रतिबाधा का भी ऐसे मात्रक क्या होगा? ओम होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देता, बच्चों को तो याद होता प्रतिरोध, लेकिन प्रतिबाधा का पूछता था बच्चे पलट जाता है। तो प्रतिबाधा का ऐसे मात्रक निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ओम निकलेगा, ठीक है। 7वां प्रश्न बोला है कि जल को कीटाणु रहित करने वाले विकिरण का नाम बताना, कि जल को कौन कीटाणु रहित कर सकता है। कौन ऐसा किरण है सूर्य में, वो कौन ऐसा किरण है जो जल को कीटाणु रहित कर सकता है? उसका नाम है पराबैंगनी किरण। अगर जल में कीटाणु है तो पराबैंगनी किरण के माध्यम से आप कीटाणुओं को नाश कर सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, ठीक है। तो जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सा विकिरण उपयुक्त होती है? तो वो किरण उपयुक्त कौन सा है? पराबैंगनी किरण। 8वां प्रश्न है दूर संचार के लिए कौन सा विकिरण उपयुक्त होता है? मतलब दूर तक बात करने के लिए हम लोग कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? तो उस तरंग का नाम है माइक्रो तरंग। कौन नाम है? माइक्रो तरंग। माइक्रो तरंग, माइक्रो का मान 10⁻⁻6 होता है। क्या होता है? माइक्रो 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 म्यू से सूचित करते हैं। तो देखिएगा दूर संचार मतलब दूर दूर बात करने के लिए हम लोग कौन सी संचार का कौन सा विकिरण का प्रयोग करते हैं? कौन सा विकिरण? तो उसका नाम है माइक्रो तरंग। क्या नाम है? माइक्रो तरंग। अब 9वां प्रश्न है कि जो तालाब की तली है अपने सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? इसके कारण क्या है? तालाब जो होता है ना अपनी सतह से ऊपर उठा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? आप कई क्वेश्चन को देखे होंगे कि जब आप पानी से भरी हुई बाल्टी में छड़ी डाल देते हैं तो छड़ी थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, क्यों होता है? ये भी क्वेश्चन कर सकता है। पूछेगा कि यदि भरी हुई बाल्टी में पानी से भरी हुई बाल्टी में सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का अपने जगह अपने सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है। या पूछ देगा क्वेश्चन कि नदियों में तैरती हुई मछलियां अपने सतह से कुछ ऊपर उठी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो इन सभी के पीछे का एक ही कारण होता है, क्योंकि एक दिशा से दूसरे दिशा में जाने पर ये थोड़ा सा अपना दिशा परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके कारण से ये हमें क्या करते हैं? अपने सतह से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ते हैं। और इसका रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन।
तो तालाब की तली के कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना क्या होगा, उसका कारण अपवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन। 10वां प्रश्न है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होगा। अब कई बार क्वेश्चन किया है कि क्वेश्चन करता है कि चंद्रमा पर स्थित अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं होता है। उसी प्रकार से अगर हम वायुमंडल देखते हैं, अपने वायुमंडल में अगर ऑक्सीजन गैस ही नहीं है या वायुमंडल है ही नहीं है, वायुमंडल है ही नहीं, तो बाबू समझ जाइए कि वो कैसा दिखाई देगा, वो काले रंग का दिखाई देगा। जहां वायुमंडल है उसका रंग बदलते रहता है। अपने आकाश में भाई वायुमंडल है, जिसके कारण से आकाश का रंग नीला होता है। पर आकाश का रंग किसके, वायुमंडल की उपस्थिति से होता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। कई बार क्वेश्चन किया भी है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो इसके पीछे का रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है ना। प्रकीर्णन क्या होता है कि जब किरणें आती है तो धरती के छोटे छोटे कण क्या करते हैं, उसको अपने अंदर खींच लेते हैं, खींच कर फैला देते हैं, फिर तो वही कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है। तो क्वेश्चन 10 नंबर है वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग बताना है कैसा होता है। तो वायुमंडल नहीं होगा तो आकाश काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला। अब 11वां प्रश्न देखिए, प्रकाश फोटोन प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। देखो प्रकाश फोटोन ऊर्जा अगर ई लेकर चलेंगे, चाहे ईवी लेकर चलेंगे, चाहे इसको यू लेकर चलेंगे, तो प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो एच न्यू होती है। क्या होती है, एच न्यू। क्या होती है, प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू। जब फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच न्यू। आगे देखिए 12वां प्रश्न है आपका, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतरण कितना होता है। देखिए विनाशी व्यतिकरण का जो पथांतरण होता है वो होता है 2n+1 इंटू लैम्डा बटा 2 होता है। क्या होता है, 2n+1 इंटू लैम्डा बटा 2 होता है। ये होता है विनाशी व्यतिकरण का पथांतरण। ठीक है ना। इस तरह से मैंने 12 प्रश्नों को मैंने क्या किया, आपको समझाया विस्तार से। अभी क्या ना कि हमें 13 और प्रश्न देखने हैं। देखिए 13वां नंबर प्रश्न है, साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश का जो मतलब साबुन का जो बुलबुला होता है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में रंगीन दिखाई देता है। इसके कारण क्या है, क्योंकि मैं प्रश्न को लंबा नहीं किया, शॉर्ट में ही लिखा हूं, लेकिन आप सुनिए ध्यान से कि जो साबुन का बुलबुला होता है जब सूर्य की प्रकाश उस पर पड़ती है तो रंगीन दिखाई क्यों देने लगता है, उसके पीछे का ये होता है व्यतिकरण। आप देखिएगा साबुन का बुलबुला मुंह से लेकर सब उड़ाने वाला आता है, उड़ा कर देखिएगा जब किरणें पड़ेगी तो रंग बिरंगी आपको दिखाई देना शुरू कर देती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है, व्यतिकरण। ठीक है। आगे देखिए 14वां प्रश्न है, रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है। देखो रिडबर्ग नियतांक का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर यूनिवर्स या 1/मीटर या m⁻⁻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 ⁻
नाभिक का घनत्व क्या होता है। और कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, नाभिक में 2 कण होते हैं। देखिएगा, देखो परमाणु के 3 मौलिक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, लेकिन नाभिक में 2 कण, जिसका नाम प्रोटॉन है और जिसका नाम न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो कहने नाभिक जो होता है 2 कणों से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक का घनत्व कितना होगा, तो नाभिक का जो घनत्व होता है वो होता है 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम मीटर प्रति मीटर क्यूब। अब देखो घनत्व कैसे मात्रक यहाँ पर होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो कई बार क्वेश्चन कर भी दिया घनत्व कैसे मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो नाभिक का घनत्व क्या हो जाएगा 2.29 गुना 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न, कैथोड किरणें होती है। देखो कैथोड किरण से इलेक्ट्रॉन बना, यानी पहले कैथोड किरण नाम दिया गया और बाद में इसी कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन दिया गया, इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया। तो कैथोड किरण ही क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, ठीक है ना। तो कैथोड किरण क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉन होती है। इलेक्ट्रॉन धन अवस्थित होता है कि ऋण अवस्थित होता है, तो ऋण अवस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻−19 कूलम। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न है, जो हाइड्रोजन बम होते हैं बताना किस पर आधारित है। देखो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है और पूछता है परमाणु बम किस पर आधारित है। तो जो हाइड्रोजन बम होता है ना वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, लेकिन परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। यह देखिएगा क्वेश्चन करेगा कि परमाणु बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर, लेकिन हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर। किस पर, संलयन पर। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अल्फा कण क्या है। तो अल्फा कण जो होता है ना हीलियम का एक कण है, हीलियम का नाभिक है। यानी जो हीलियम का नाभिक होता है वो किससे बना होता है, 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। 2 इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो वो अल्फा कण कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी अल्फा कण पर जो आवेश होता है 3.6 गुना 10⁻−19 कूलम होता है। कितना होता है, 3.2 गुना 10⁻−19 कूलम। अब वही इलेक्ट्रॉन का आवेश देखेंगे तो 1.6 होता है, इसका 2 गुना कर देंगे 3.2 हो जाएगा। सीधी सी बात इतना समझिए कि अल्फा कण जो होता है वो एक हीलियम का नाभिक होता है।
और कई बार पूछा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो मोनाजाइट होता है, या सूर्य भी कह सकते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत अगर सूर्य नहीं दिया रहेगा तो मोनाजाइट मारेंगे, ठीक है। तो अल्फा कण क्या होता है, तो हीलियम का नाभिक होता है। क्या होता है, हीलियम का नाभिक है। देखो हवा में एप्सिलॉन आर का मान पूछा है, अपेक्षिक प्रवैधुता का मान पूछा है, यानी हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, याद रखिएगा हवा में जो एप्सिलॉन आर का मान होता है वो होता है 1। क्या होता है बाबू, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक। देखो विशिष्ट प्रतिरोध जब पूछता है ना कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो लड़के गड़बड़ा जाता है, सोचता कि कहां से आ गया भैया, अब तो नाम ही नहीं सुने। अरे भैया विशिष्ट प्रतिरोध का दूसरा का नाम प्रतिरोधकता होता है। आप प्रतिरोधकता के बारे में जानते हैं, प्रतिरोधकता को रोध से सूचित करते हैं, तो प्रतिरोधकता का दूसरा नाम निकाल दिया गया विशिष्ट प्रतिरोध। क्या निकाल दिया गया, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध चाहे प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है बाबू, ओम मीटर। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स का वेबर चला आता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला आता है। एक और क्वेश्चन कई बार करता है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक के लिए टेस्ला है, तो चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक क्या होगा। तो याद देखिएगा चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण ये दोनों सेम चीजें नहीं है, लेकिन दोनों का ऐसे मात्रक सेम होता है, टेस्ला टेस्ला होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक टेस्ला, लेकिन चुंबकीय प्रेरण का बोलेगा तो चुंबकीय प्रेरण का देखिए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न, चुंबकीय प्रेरण का ऐसे मात्रक क्या होता है, टेस्ला। यानी चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण दोनों का ऐसे मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। 22 नंबर प्रश्न देखिए, लॉरेंज बल की जो दिशा होती है वो किस नियम से ज्ञात होती है। तो लॉरेंज बल का जो नियम होता है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिना हाथ नहीं बाएं हाथ, फ्लेमिंग साहब के बाएं हाथ के नियम से निकाली जाती है लॉरेंज बल की दिशा। ये कई बार क्वेश्चन किया भी है। 23 नंबर प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिशील कण होते हैं उनमें क्या नहीं बदलता है, क्या अपरिवर्तित रहता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई कण डाल दिया गया जो गति कर रहा, दौड़ रहा है, धूप रहा है, वो स्थिर नहीं रह रहा है, तो जो गतिशील कण है बताना वो उसमें अपरिवर्तित क्या नहीं होता है। तो उसमें अपरिवर्तित जो है ना, चाल अपरिवर्तित नहीं है, चाल सेम चलेगा और उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होती है, नहीं बदलती है। यानी बदलने वाला चीज क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में नहीं बदलने वाला, वो चाल और गतिज ऊर्जा कभी नहीं बदलती है, उनकी ऊर्जा सेम होती है और चाल भी सेम होती है। तो वही क्वेश्चन है 23 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील कण का अपरिवर्तित रहता है, तो क्या अपरिवर्तित रहता है, तो चाल और गतिज ऊर्जा। 24 नंबर तो प्रश्न मैंने आपको समझा ही दिया कि चुंबकीय प्रेरण कैसे मतलब क्या होगा, टेस्ला होगा। 25 और अंतिम नंबर प्रश्न देखिए, बोला है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से दर्पण में बनता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण ही करता है। देखिए कौन करता है, अवतल दर्पण करता है। तो इस तरह से मैंने 25 प्रश्नों की चर्चाएं करी, एक्सप्लेन कर दिया। एक बार इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए मुझे विश्वास है कि ये जो चीजें है ना आपको विस्तार से समझ में आ गई होगी, ये 2500 क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। तो बस आपका एक फर्ज बनता है, एक लाइक कमेंट शेयर करें, क्योंकि आपके लिए देख सकते हैं हम लोग कितना चिल्लाते हैं, कितना मेहनत करते हैं, तो आपका इतना तो कम से कम फर्ज बनता ही है। यदि आप किसी भी विषय का पीडीएफ लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट्स लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि आपको कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। जय हिंद।